आज से ठीक 163 साल पहले 12 जनवरी 1863 को एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर बना स्वामी विवेकानंद। Sisters and brothers of America. अगर स्वामी विवेकानंद इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर उन्होंने सुसाइड के बारे में क्यों सोचा? अगर वो इतने स्पिरिचुअल थे तो भगवान के एग्जिस्टेंस पे सबसे ज्यादा डाउट उन्हें ही क्यों था? ये कहानी किसी गॉड मैन की नहीं है, ये कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त नाम के एक कंफ्यूज्ड, एंग्री, लॉजिकल और रेस्टलेस लड़के की, जिसे बाद में दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। ब्रिटिश इंडिया का कैलकाटा एक ऐसा शहर जहां एक तरफ इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न रेशनलिज्म आ रहा था और दूसरी तरफ परंपरा, भक्ति और अंधविश्वास था। इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में 12 जनवरी 1863 में जन्म होता है नरेंद्र नाथ दत्त का, वो बच्चा जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से दुनिया को हिला देगा। लेकिन इस स्टेज पर वो सिर्फ एक रेस्टलेस, लॉजिकल और सवाल पूछने वाला लड़का है। नरेंद्र नाथ का परिवार प्रिविलेज था, सिर्फ पैसों से ही नहीं, सोच से भी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट के लॉयर, वेस्टर्न फिलॉसफी के एडमायर, लॉजिक, डिबेट और इंग्लिश लिटरेचर के लवर थे। और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी डीपली स्पिरिचुअल लेडी थी, रामायण और महाभारत की कहानियों से भरी हुई, भक्ति और संस्कार की जीती जागती मिसाल। यहीं से नरेंद्र नाथ के दिमाग में एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है, लॉजिक वर्सेस फेथ का, साइंस वर्सेस बिलीफ का, क्वेश्चन वर्सेस एक्सेप्टेंस का। ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर से नहीं आया, ये घर के अंदर ही पैदा हुआ। नरेंद्र नाथ बचपन से ही अलग थे। टीचर अक्सर कहते थे ये लड़का कभी आंसर याद नहीं करता, ये लड़का रीजनिंग मांगता है। वो भगवान के कॉन्सेप्ट पर भी सवाल पूछते थे, जिसे कोई अडल्ट भी पूछने से डरता था। क्या आपने भगवान को देखा है? और जवाब वही होता था, श्रद्धा रखो, मानते हैं, महसूस होता है। तो नरेंद्र नाथ इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उनके लिए बिलीफ का मतलब था प्रूफ, और प्रूफ के बिना कोई भी आइडिया, चाहे वो भगवान का ही हो, उनके लिए इनकम्प्लीट था। कॉलेज आते आते नरेंद्र नाथ का एक्सपोजर और बढ़ जाता है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं था कि भगवान कौन है, बल्कि ये था कि अगर भगवान है तो प्रूफ कहाँ है? वो हर साधु, हर पंडित, हर गुरु से एक ही सवाल पूछते थे, हैव यू सीन द गॉड? और हर बार जवाब मिलता, नहीं, पर हम मानते हैं। ये जवाब उन्हें शांत नहीं करता था, बल्कि उन्हें और इरिटेट करता था। इस फेज में नरेंद्र नाथ सिर्फ कंफ्यूज नहीं थे, वो अंदर से टूट रहे थे। कुछ बायोग्राफीज के मुताबिक वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे, गुस्सा जल्दी आता था, कभी कभी डीप डिप्रेशन में चले जाते थे। और कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि इसी दौरान सुसाइड का भी आइडिया उनके मन में आया था। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि लाइफ का कोई सॉलिड मीनिंग उन्हें दिख नहीं रहा था। लोग प्रूफ नहीं दे रहे थे, लॉजिक होप नहीं दे रहा था, और जब दोनों ही फेल हो जाएं, तो इंसान बीच में बस अटक जाता है। यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर विवेकानंद जैसा स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला इंसान इतना कंफ्यूज्ड हो सकता है, इतना डाउट कर सकता है, इतना अंधकार महसूस कर सकता है, तो आज के 20-25 साल के जिंदगी का कैरियर, आइडेंटिटी, पर्पस पर कंफ्यूज्ड होना गलत कैसे हो गया? शायद प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम उस कंफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। विवेकानंद जी का स्ट्रगल भगवान से नहीं था, उनका स्ट्रगल था मीनिंग से। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी से लड़ता है, सिस्टम से, सोसाइटी से या सर्कमस्टेंस से। लेकिन विवेकानंद जी के केस में उनके स्ट्रगल का सेंटर बाहर नहीं था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, पॉवर्टी नहीं थी, सोसाइटी भी नहीं थी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उन्हीं का अपना दिमाग। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनसे विवेकानंद जी ने काफी कुछ सीखा। रामकृष्ण परमहंस जी के डेथ के बाद नरेंद्र नाथ के सामने एक ब्रूटल क्वेश्चन खड़ा हो गया, अब मैं हूँ कौन? क्या मैं एक मॉन्क हूँ जो दुनिया छोड़कर सच्चाई की तलाश करे, या मैं एक बेटा हूँ जिसे परिवार पर भूख का प्रेशर है, या मैं एक रेबल हूँ जो सिस्टम को चैलेंज करना चाहता है? ये कंफ्यूजन फिलोसॉफिकल नहीं था, ये डेली सर्वाइवल का सवाल था। क्योंकि जब पेट खाली होता है तो थ्योरी नहीं, रियलिटी बोलती है। उनके लेटर्स में एक लाइन बार बार मिलती है, कभी कभी लगता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। सोचो, जो इंसान बाद में दुनिया को सेल्फ बिलीफ सिखाता है, वो खुद लिख रहे हैं कि उन्हें अकेला फील हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये प्रोसेस है। इस फेस में विवेकानंद जी सिर्फ डिप्रेस नहीं थे, वो गुस्से से भरे हुए थे। गुस्सा खुद पर, भगवान पर, सोसाइटी पर, सिस्टम पर। लेकिन ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव नहीं था, ये गुस्सा धीरे धीरे एक डायरेक्शन लेने लगा। उन्हें ये समझ आने लगा कि मेरा दुख सिर्फ मेरा पर्सनल इशू नहीं है, ये इस देश के लाखों लोगों का दुख है। यहीं से उनका पेन
पर्सनल से कलेक्टिव बनने लगा। यहाँ पर भी एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, जब पेट खाली हो, जब फ्यूचर अनक्लियर हो, जब फेथ भी डाउट में हो, तो क्या आइडल्स जिंदा रह पाते हैं या फिर आइडल्स सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनके पास सेफ्टी नेट होता है? विवेकानंद जी इस सवाल का जवाब वर्ड्स में नहीं देते, बल्कि इस सिचुएशन को, इस फेज को वो खुद जीते हैं। इस फेज में विवेकानंद जी का स्ट्रगल अपने पीक पे पहुंच जाता है। कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, साइलेंस। ये वो साइलेंस होती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और विवेकानंद जी के केस में ये साइलेंस एक नए रियलाइजेशन की शुरुआत बन जाती है। जब विवेकानंद जी खुद से लड़ रहे थे तब उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये लड़ाई उन्हें एक मॉन्क से एक लीडर बनाने वाली है। जब विवेकानंद जी के लिए घर, जॉब, आइडेंटिटी कुछ भी स्टेबल नहीं था तो उन्होंने एक फैसला लिया, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है। नरेंद्र नाथ अब विवेकानंद बन चुके थे एक वंडरिंग मॉन्क। कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस एक देश और उस देश का सच। विवेकानंद जी ने इंडिया को सिर्फ स्क्रिप्चर से नहीं समझा, उन्होंने इंडिया को पैरों से नापना शुरू किया। वो गए उन गांवों में जहां भूख नॉर्मल थी, स्लम्स जहां जिंदगी चीप थी, मंदिर जहां भगवान रिच थे, पैलेस जहां पावर ब्लाइंड थी। और हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा था, लोग भगवान से डरते हैं लेकिन भूख से ज्यादा। विवेकानंद जी ने एक चीज क्लियरली नोटिस की, इंडिया में धर्म की कमी नहीं है, मंदिरों की भी कमी नहीं है, इवन बाबाओं की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, स्ट्रॉन्ग इंसानों की। लोग गरीबी को भगवान की मर्जी मानते थे, कास्ट को डेस्टिनी समझते थे, दुख को स्पिरिचुअल टेस्ट बोलकर एक्सेप्ट कर लेते थे। और ये सब देखकर विवेकानंद जी के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ, पर यह गुस्सा लोगों के खिलाफ नहीं था, ये गुस्सा सिस्टम के खिलाफ था। इस यात्रा के दौरान विवेकानंद जी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंडिया का प्रॉब्लम रिलीजन नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम पॉवर्टी और इग्नोरेंस है। और इससे भी गहरा एक सच है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल स्लेवरी। लोग अपनी ही वैल्यू भूल चुके थे, व्हाइट स्किन को सुपीरियर माना जाता था, वेस्टर्न अप्रूवल को वैलिडेशन और अपने कल्चर को बैकवर्ड बोल रहे थे। ये सिर्फ कॉलोनाइज्ड नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल ऑक्यूपेशन थी। यहीं पर विवेकानंद जी का इंटरनल स्ट्रगल एक्सटर्नल मिशन में कन्वर्ट होता है। अब उनका दुख सिर्फ उनका नहीं रहा, अब वो ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं चुप रहा तो ये देश कब बोलेगा और इस देश के लिए कौन बोलेगा। उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ भूख का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ बिलीव का फेमिना है। और जब तक इंसान खुद को वीक मानता रहेगा, कोई भी सिस्टम उसे एक्सप्लॉइट करता रहेगा। इस यात्रा के एंड तक विवेकानंद जी के दिमाग में एक क्लियरिटी आने लगती है। इंडिया को चैरिटी नहीं चाहिए, इंडिया को पिटी नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पहले वॉइस चाहिए, ऐसी आवाज जिसे दुनिया सुने। विवेकानंद जी अब सिर्फ एक मॉन्क नहीं रहे, वो एक मिशन का कैरियर बन चुके थे। और वो मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था। 1890 का इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल कॉलोनाइज्ड नहीं था, वो मेंटली कॉलोनाइज्ड था। जब विवेकानंद जी इंडिया में घूमते थे तो वो सिर्फ गरीबी नहीं देखते थे, वो देख रहे थे लोग अपने ही रंग रूप से, अपने ही कल्चर से शर्मिंदा है। इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंस का प्रूफ बन गया था, अपनी फिलॉसफी को ओल्ड बोला जाता था। और जब विवेकानंद जी वेस्ट जाने का आइडिया रखते हैं तो अपने ही लोगों की आयरनी ये थी कि ये फेल हो जाएगा। कुछ इंडियंस बोले कि ये हिंदू रिलीजन्स को बदनाम करेगा, कुछ बोले ये वेस्ट जाकर हमारी बेइज्जती करेगा। इस स्टेज पर विवेकानंद जी के पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी, कोई पावरफुल स्पॉन्सर नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, सेल्फ बिलीव। सोचो, जब अपने ही हम पर भरोसा ना करें, जब सिस्टम तुम्हें छोटा समझे और जब फेलियर सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि नेशनल इंसल्ट बन जाए, तो क्या कोई इंसान ऐसे प्रेशर में भी खुद को खड़ा रख सकता है? विवेकानंद जी के लिए ये कोई थियोरेटिकली सवाल नहीं था, ये उनकी डेली लाइफ का सर्वाइवल था। पिछले कई सालों से वो ऐसी ही बातों को सुनकर झेल रहे थे, उनके लिए ये कुछ नया नहीं था। आज अमेरिका जाने का प्लान होता है, उस वक्त ये एक रिस्क था। विवेकानंद जी के पास प्रॉपर फंड्स नहीं थे, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं था, वेस्टर्न मैनर्स का एक्सपीरियंस नहीं था, फॉरेन लैंड्स में उनका एसेंट जज होता, कपड़ों पर कमेंट होता, उनकी क्रिएटिविटी पर सवाल होता, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉन्क नहीं थे, वो एक ब्राउन मैन फ्रॉम ए कॉलोनाइज्ड नेशन थे और दुनिया उन्हें इसी लेंस से देख रही थी। विवेकानंद जी एक बात जानते थे कि अगर मैं फेल हुआ तो ये मेरी फेलियर नहीं होगी, ये इंडिया की फेलियर मानी जाएगी। ये प्रेशर एंजाइटी क्रिएट करता है, सेल्फ डाउट को और गहरा करता है, हर वर्ड्स को रिस्की बना देता है। लेकिन इसी प्रेशर ने उन्हें एक क्लियरिटी भी दी, मुझे खुद को नहीं इंडिया को प्रूव करना है। सोचो, एक सीन जहां दुनिया के सबसे पावरफुल रिलीजन्स के सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन बैठे हुए हैं, सिल्क सूट, रॉयल रॉबेज, एकेडमिक डिग्रीज, और उनके बीच एक सेफ्रॉन कपड़ों में खड़ा आदमी जिसके पास ना पावर है
ना पैसा ना एम्पायर, बस है तो सिर्फ एक चीज, कॉन्फिडेंस, जो सेंचुरी के अपमान से बना है। ये एक साइलेंट वर्डिक्ट था, कौन सा धर्म मॉडर्न है और कौन सा आउटडेटेड। और अगर इंडिया चुप रहता तो दुनिया हमारे बारे में वही मानता जो ब्रिटिश टेक्स्ट बुक लिख रहे थे। विवेकानंद जी शिकागो कोई रटा हुआ स्पीच लेकर नहीं गए थे। उनकी प्रिपरेशन थी वेदांता की डीप अंडरस्टैंडिंग, वेस्टर्न फिलॉसफी का एक्सपोजर, इंडिया की रियल सफरिंग का एक्सपीरियंस। वो जानते थे कि मैं सिर्फ एक मॉन्क नहीं हूँ, मैं एक पूरी सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उन्होंने रिहर्सल नहीं किया, उन्होंने अलाइनमेंट किया, क्योंकि इस स्टेज पर कोई सेकेंड चांस नहीं था। अगर विवेकानंद जी फेल होते, हिंदू फिलॉसफी डिसमिस हो जाती, इंडिया बैकवर्ड लेबल हो जाता, क्लोनाइज्ड माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाता, और उनके पास भी कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई पावरफुल स्पॉन्सर नहीं और कोई सेफ्टी नेट नहीं था। सिर्फ एक मोमेंट था, या तो हिस्ट्री या तो साइलेंस। जैसे ही विवेकानंद जी स्टेज पर आए, हाल ऑलरेडी जजमेंट मूड पे था, और फिर वो बोलते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। Sisters and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. कुछ सेकंड का साइलेंस, और फिर जो हुआ वो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। लोग खड़े हो गए, क्लैपिंग रुकी नहीं रही थी, 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। ये सिर्फ गेटिंग नहीं थी, ये इक्वालिटी का डिक्लेरेशन थी। उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उन्होंने फैमिली बना दी। विवेकानंद जी ने किसी रिलीजन्स को नीचा नहीं दिखाया, किसी बिलीफ को ठेस नहीं पहुंचाया। उनका फोकस था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा, जैसे नदियां अलग अलग डायरेक्शन से आती है पर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सारे धर्म एक ही सच की तरफ जाते हैं। अमेरिका के लिए ये आइडिया नया था और पावरफुल भी था। स्पीच के बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी, लेक्चर्स टूर्स के इन्विटेशंस आए, विवेकानंद जी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल बन गए। वेस्टर्न मीडिया ने लिखा, ए मॉन्क फ्रॉम इंडिया सॉक द रिलीजियस वर्ल्ड। लेकिन विवेकानंद जी सेलिब्रिटी मॉन्क नहीं बने। उन्होंने कहा, मुझे वेस्ट से एपोलाइज नहीं चाहिए, मुझे इंडिया के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। शिकागो उनके लिए एंड नहीं थी, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। असली काम अब शुरू होना था। शिकागो का स्टेज सिर्फ एक माइक था। विवेकानंद जी की असली स्पीच क्लोनाइज्ड माइंड के लिए थी। और जब दुनिया उनकी आवाज सुन ली तो अब सवाल ये नहीं था कि विवेकानंद जी कौन है, सवाल ये था कि अब वो इस आवाज का क्या करेंगे। शिकागो के बाद दुनिया ने विवेकानंद जी को मॉन्क के रूप में देखा, लेकिन विवेकानंद जी खुद को सिर्फ मॉन्क नहीं मानते थे। उनका कोर क्लियर था, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनना है। ये लाइन स्पिरिचुअलिटी की नहीं लगती, ये परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की लगती है। विवेकानंद जी का एक रेडिकल थॉट था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। विवेकानंद जी के टाइम का इंडिया विक्टिम माइंडसेट में जी रहा था। लोग मानते थे हम गरीब ही हैं और गरीब ही रहेंगे, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है, हम अंग्रेजों से कमजोर हैं। विवेकानंद जी ने इस माइंडसेट पर सीधा अटैक किया। उनका मैसेज सिंपल था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने गोल्स को अचीव ना कर लो। ये स्लोगन नहीं था, ये डिसिप्लिन फ्रेमवर्क था। विवेकानंद जी के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, कोई थ्रोन नहीं था। फिर भी यूथ उनके पीछे चले, इंटेलेक्चुअल उनसे इन्फ्लुएंस हुए, फ्रीडम फाइटर्स उनकी बातें पढ़ी। क्यों? क्योंकि लीडरशिप पोजीशन से नहीं आती, क्लियरिटी से आती है। विवेकानंद जी यूथ को बोलते थे, तुम लेजी हो, तुम वीक हो, तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो। सुनने में हार्श लगता है पर कोचिंग कभी कभी हार्श होती है। उनका लॉजिक सिंपल था, एक वीक इंसान कभी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं बना सकता। सोचो, अगर आज विवेकानंद जी जिंदा होते तो क्या सिर्फ वो एक मॉन्क के रूप में वायरल होते या फिर कॉर्पोरेट माइंडसेट को चेंज करते, यूथ को कंफर्ट एडिक्शन से बाहर खींच लाते? मेरे हिसाब से शायद वो मॉन्क कम और डेंजरस माइंडसेट कोच ज्यादा होते। विवेकानंद जी ने भगवान का रास्ता नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने खुद पर विश्वास का रास्ता दिखाया है, और शायद इसी वजह से उनके वर्ड्स आज तक जिंदा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds.